नमस्कार साथियों, आज हम एक नए विषय के साथ और नए जोश के साथ फिर से हाजिर हैं। और आज का हमारा विषय है हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी, यानी कि ये एक प्रश्नोत्तरी की सीरीज हम अगले 8-10 दिन तक करेंगे। इसमें आप मेरे साथ रहोगे। ये इन में सारे वो प्रश्नोत्तर हैं जो हमारे किसी न किसी पेपर में आए हैं या किसी न किसी रूप में पेपर में उनका महत्वपूर्ण जो स्थान रहा है। हर प्रश्नों को हम कोशिश करेंगे एक्सप्लेन करने की, और आप साथ साथ रहिए, क्योंकि पिछले प्रश्नों के प्रश्नोत्तर जो है प्रश्न अगले पेपरों में आने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए हमने इस प्रकार की सीरीज उठाई है। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप जल्दी से इसको लाइक करें, शेयर करें, ये बात कहूँगी, क्योंकि एक चीज़ और देखने में आई है, अक्सर आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर जाते हैं और कई एक दो लोग ऐसे होते हैं जो डिसलाइक कर जाते हैं। इससे जो है हमारी वीडियो आगे नहीं चल पाती और इससे उत्साह टूटता है भाई। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ का, आगे बढ़ो और लाइक करो और अपने मित्र बंधु, अपने जितने भी जानकार हैं उनका भी भला कर दो। तो चलिए देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे आगे चलते हैं हम और देखते हैं क्या है इसमें। क्लास 1 यानी कि पहला चैप्टर है आज इसका हमारा। आपका सहयोग रहा तो रोज आएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओगे कि क्या मुझे इस प्रकार की वीडियो रोज डालनी चाहिए या नहीं, क्या ये आपके लाभ की है या नहीं, क्या आप इससे आपको कोई फ़ायदा होगा। और इस प्रकार की चीज़ें अगर आप गाइड करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगी, अन्यथा फिर थोड़ा सा मन में ऐसे आता है कि हम मेहनत किस लिए कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हो कि 2 लेक्चर मैं रोज़ डालती हूँ और ये तीसरा लेक्चर है, तो इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत तो कुछ नहीं होता। तो चलिए चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा। यानी कि हिंदी साहित्य का अतीत, ये रचना है हमारी कौन सी, ये हिंदी साहित्य का अतीत। इसके लेखक का नाम देखना है हमें। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी ने नहीं लिखा, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। ये तो बी, इसका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, राहुल सांकृत्यायन का, उनके नाम अलग है, तो वो ये नहीं है। अगला दूसरा प्रश्न है हमारा। ये कोशिश की गई है किस पेपर में आए हैं उसको भी यहाँ पे बताया गया कि उसमें आए हुए हैं। अब देखिए, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। प्रारंभिक काल नाम देने वाले थे मिश्र बंधु। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल ही दिया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल दिया था। तो मिश्र बंधु जो थे इन्होंने इसको प्रारंभिक काल नाम दिया था। तो ये बी ऑप्शन रहेगा हमारा। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो चारण काल और फिर वो कई काल जो है लगभग 11 में बांट दिया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो इसलिए इसका उत्तर हमारा रहेगा बी। अगला प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन शीलांकित कृति है। शीलांकित मतलब शीला पर अंकित, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये तीसरा, इसको ध्यान से कर लीजिए। पाहुड़ा दोहा, प्राकृत पेंगलम, वर्ण रत्नाकर, ये नहीं है। राउर बेल है जो शिला पर यानी कि पत्थरों पर अंकित है ये रचना, और इसका उत्तर रहेगा हमारा बी, राउर बेल। ये जैन साहित्य से संबंधित है और ये पत्थरों पर अंकित, शिला पर अंकित की गई है, इसलिए शिला अंकित इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शालिभद्र सूरी की रचना का नाम बताइए। नेमिनाथ रास भरतेश्वर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास, जो रासो ग्रंथ है उनमें ये भरतेश्वर बाहुबली रास आता है, ये शालिभद्र सूरी द्वारा रचित है। उसके बाद है अगला हमारा पांचवा प्रश्न। इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। अमीर खुसरो जी से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाता है। अमीर खुसरो को पेपर में बहुत बार कवर किया जाता है। कई बार तो आ जाता है इनका वास्तविक नाम क्या था, तो अब्दुल रहीम जो है इनका वास्तविक नाम था। कई बार आ जाता है कि हिंदी साहित्य में उसका पहला नाम कौन सा है जिसने साहित्यिक खड़ी बोली का शुद्ध रूप से प्रयोग किया था, तो अमीर खुसरो आता है। कई बार आ जाता है कि पहेलियाँ और मुकरिया किसने लिखी, तो अमीर खुसरो की है। अब यहाँ आया कि उनको किस नाम से जाना जाता है, तो अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से, ए ऑप्शन आएगा, इनको तूतीय हिंद कहते हैं इनको, अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया।
अब आदिकाल के बहुत सारे नाम थे, मैंने आदिकाल की वीडियो डाली थी, आपने देखी हो तो, काल की सारे की नामकरण की, और आदिकाल भक्ति काल और उनका जो है ना अलग अलग भी पूरा एक्सप्लेन कर रखा है, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें समझा रखी। और आदिकाल के नामकरण के संबंध में किस किस ने कौन कौन से नाम दिए, श्रृंगार उसके रीतिकाल के किस किस ने दिए, भक्ति काल के किस किस ने क्या क्या नाम दिए, सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवपन काल कहा था। तो इस प्रकार जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को आदिकाल ही कहा, और भगीरथ मिश्र ने भी आदिकाल को जो है वो पूर्व काल कहा, और इस प्रकार अलग अलग नाम दिए। लेकिन बीजवपन काल जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, इसका उत्तर रहेगा हमारा सी। उसके बाद अगला प्रश्न है, देसियल बैना सब जग मीठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किस कवि की है, यानी कि किसने कही है। अब आपको थोड़ी थोड़ी भाषा समझ आ रही होगी, तो ये थोड़ा थोड़ा ना मैथिली का असर है, और मैथिली का यदि असर है तो कौन किसकी होगी ये पंक्ति, आप अंदाजा लगा सकते हो किसकी होगी। ये विद्यापति की पंक्ति है, यानी कि कवि विद्यापति ने कही है। इसका उत्तर रहेगा हमारा ए, 7वें का। उसके बाद 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, उपदेश रसायन के रचयिता का नाम बताइए, यानी कि उपदेश रसायन किसकी रचना है, किसने लिखा उपदेश। इस प्रकार के जो ना बहुत सारे ग्रंथ हमारे जैन कवियों ने लिखे हैं, और यहाँ पर सारे जैन कवियों का ही नाम है, जिनदत्त सूरी, जिन धर्म सूरी, शालिभद्र सूरी, धनपाल, ये सारे जैन कवि है। तो उपदेश रसायन के रचयिता का नाम है जिनदत्त सूरी, ए ऑप्शन रहेगा 8वें का। उसके बाद 9वां प्रश्न हमारा, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि। अब ये वाला जो प्रश्न है हमारा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिए। इस प्रश्न को तो अच्छे से याद कर लो, आप नोट कर लो इसको कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी जो रचना है वो काफ़ी चर्चित रही, और रामचरित भी लिखा है इन्होंने, पवनचर्यु उसमें। उसके बाद है अगला, किस कवि को अभिनव जयदेव कहा जाता है। ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आता है ये भी पेपर में। अभिनव जयदेव की संज्ञा किसको दी जाती है। अभिनव जयदेव की संज्ञा मैथिली भाषा में पहले लिखते थे, हिंदी में बाद में लिखा इन्होंने। अपभ्रंश में इनकी रचनाएं हैं। इनकी पदावली आदिकाल की एक रचना है, जिसका रीतिकाल आदिकाल छोड़ के, भक्ति काल छोड़ के रीतिकाल में भी प्रयोग होता है, और वो लेखक है उसके, यानी कि उसके कवि का नाम है विद्यापति। तो अभिनव जयदेव किसको कहते हैं, विद्यापति जी को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, वो है हमारा, निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी। ये सारे चुन चुन के एक माला में मोती पिरो रखे हैं दोस्तों, और इन मोतियों को हमें ग्रहण करना है, छोड़ना किसी को नहीं है, आप यूं मान के चलो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है। कीर्ति पताका, चर्या गीत, वर्ण रत्नाकर। कीर्ति पताका और चर्या गीत और वर्ण रत्नाकर जो है ये व्याकरण ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर व्याकरण से संबंधित उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है हमारा सी वाला आ जाएगा। ये वाला व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उसके बाद अगला आ जाता है हमारा अगला प्रश्न, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम लगाइए, बताइए, यानी कि प्रबंध चिंतामणि किसने लिखी। मेरु तुंग ने लिखी है प्रबंध चिंतामणि, डी उत्तर आएगा इसका। अगला है, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। अब यहाँ पर जो ग्रंथ है उनमें से हमें वल्लभाचार्य जी का ग्रंथ देखना है। सिद्धांत संग्रह है, अध्यात्म रामायण, महाभाष्य, ये कोई भी वल्लभाचार्य के नहीं है। अणुभाष्य जो है वो वल्लभाचार्य का है, तो डी ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला हमारा, विज्ञान गीता की रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, विज्ञान गीता किसकी रचना है। तो विज्ञान गीता, कवि प्रिया जो है ना, ये सारी इस प्रकार की रचनाएं जो है वो किसकी है, केशव दास की है, जो रीतिकालीन आचार्य केशव दास है उनकी है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, खेट कौस्तुकम किसकी रचना है। खेट कौस्तुकम के रचनाकार का नाम बताइए। अब यहाँ पर जो है हमारा रहीम है, जिनका नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। रसखान है, कवि गंग है, दादू दयाल है। अब ये जो सारे हैं हमारे भक्तिकालीन कवि है। यहाँ पे किसकी बात हो रही, तो 15वें का प्रश्न हमारा वही आएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी कि रहीम जी की, ए आ जाएगा इसका उत्तर। उसके बाद अगला देखिए,
जो प्रश्न है 16वां, गोकुलनाथ की रचना का नाम क्या है। यानी कि गोकुलदास, यहाँ पर जो रचनाएं दी गई है उनमें से हमें ये देखना है कि गोकुलनाथ की रचनाएं कौन कौन सी है। तो पहली देखिए 84 वैष्णव की वार्ता, सबसे पहली ही गोकुलनाथ जी की है 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। इन्होंने इनको गद्य लेखन में जो है पहले ग्रंथ माने जाते हैं। या कुछ लोग इनको काल विभाजन की दृष्टि से भी देखते हैं इन ग्रंथों को, क्योंकि इनमें तो 84 वैष्णव भक्तों की बात कही गई है और एक 252 भक्तों की बात की गई है। गोकुलनाथ की रचना है, ये आ जाएगा हमारा ए इसका। भक्तमाल नाभादास की है। और जो है हमारी ये अगली कविता छिताई वार्ता जो है रचना, ये नारायण दास की है छिताई वार्ता। भक्तमाल किसकी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार आती है। भक्तमाल किसकी रचना है, नाभादास की। और जो छिताई वार्ता है वो किसकी है, वो नारायण दास की है, नारायण दास। और गोसाई चरित जो है वो है मेणी माधव का, यानी कि मेणी माधव। गोसाई चरित सूरदास जी के जीवन के बारे में है। ये इस प्रकार इनके सबके रचनाकार है अलग अलग, ये सारी इंपॉर्टेंट है, सबको आप अच्छे से याद कर लो। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा रुद्र संप्रदाय की स्थापना है। सारे रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, ये बहुत सारे संप्रदाय है अलग अलग जिनकी स्थापना अलग अलग लोगों ने की है। तो इसमें रुद्र संप्रदाय की पूछिए तो श्री विष्णु स्वामी ने जो है रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी। रुद्र मतलब भगवान शंकर के जो भक्त थे, उन्होंने रुद्र संप्रदाय की स्थापना की। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है, बहुत बार आती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है, ये जो हमारे रैदास जी कवि है वो इसके रचनाकार है। एक संत कवि हुए हैं रैदास जी, उनकी ये रचना है। या संत मतलब निर्गुण भगवान को मानने वाले। उसके बाद है अगला हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति, बहुत सारे पेपरों में आती है। रक्स हमारे जो न क्या करते हैं बच्चे, वो झट से केशव कहीं न जाई करके केशव दास इसमें होता ही होता है और केशव के टिक मार्क करे जाते हैं। जबकि यहाँ पर ये पंक्ति तुलसीदास की है और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में ये लिखी है, केशव कहीं न जाई का कहिए। वो भगवान से कहते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता कि मैं आपकी शरण में आकर किस प्रकार वंदना करूँ, क्या करूँ। तो ये केशव भगवान के लिए है, तो तुलसीदास की रचना है ये, केशव कहीं न जाई। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने बिठा लो, क्योंकि इसका कुछ नहीं पता, पेपरों में अक्सर मिली जाती है। अंगद पैज की रचना किसने की थी, अंगद पैज ईश्वरदास थे। ये भी जो है ना राम भक्त कवि हुए हैं ईश्वरदास, अंगद पैज की रचना उन्होंने की है ईश्वरदास ने। उसके बाद है अगला हमारा, ये नाभादास, धरणीदास, मलुकदास, सारे जो है ये भक्त कवि है जिनका यहाँ पर जिक्र हुआ है। अगला प्रश्नोत्तर है हमारा 21वां प्रश्न, देख लीजिए। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया। रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने किस दर्शन को, उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद को, यानी कि विष्णु को ही सबसे विशिष्ट मानते हैं और इस वाद को कहा गया विशिष्टाद्वैतवाद। और सी आएगा इसका। अब देखिए यहाँ जो ना ये अद्वैतवाद की शंकराचार्य ने की थी, शुद्धाद्वैतवाद की जो है ये रचना विष्णु, उन्होंने क्या है हमारे विठलनाथ। और द्वैतवाद अलग अलग इनके सारे जो है वो संस्थापक है। तो विशिष्टाद्वैतवाद है ये हमारा रामानुजाचार्य द्वारा रचित है। उसके बाद है राधा बल्लभी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। अब राधा बल्लभी संप्रदाय जो था उसके संस्थापक का नाम बहुत बार आता है, ये भी राधा बल्लभी वाला भी पेपर में। हित हरिवंश राय ने जो है राधा यानी कि प्रेम का प्रतीक, और हित मतलब प्रेम, हरिवंश बल्लभ को हरि कहते हैं यानी कि भगवान कहते हैं, तो इससे जोड़ लो इसको, एले हित हरिवंश राधा बल्लभ से जुड़ गया और याद रहेगा, इसको कभी नहीं भूल पाओगे आप। अब उसके बाद आगे देख लीजिए, ये अगला प्रश्न भी कई बार पेपरों में पूछा जाता है, ये कबीर किस शासक के समकालीन है। दोस्तों मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पता नहीं हिंदी के कितने पेपर दिए हैं। कोई पीजीटी जो ना नौकरी के लिए दिया है, कोई एचटेट के लिए दिया है, कोई किसी के लिए दिया है। बहुत मैंने लगभग अपने जीवन के 15 साल तक बहुत पेपरों को अटेम्प्ट किया है और उन पेपरों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये प्रश्न कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं।
और इन प्रश्नों को देख के ऐसे लगता है कि ये उस पेपर में था, ये उस पेपर में था। मैं इसीलिए आपको बार बार जोर देकर कह रही हूँ कि ये प्रश्न जो है पेपर के एंगल से इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान दीजिए इन बातों की तरफ। तो कबीर किस शासक के समकालीन थे? अब शासक की यदि बात आती है, कबीर जो है वो 1398 में इनका जन्म हुआ था, और आप यूँ लगा लिए 14वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में, 15वीं के आरंभ में, और 15वीं शताब्दी पूरी ही निकल गई थी, 16वीं शताब्दी के आरंभ में इनका निधन हुआ था। तो उस समय जो राज था यहाँ पे, वो इनके समय में वैसे तो लंबा समय था इनका, लेकिन ज़्यादातर जो समय था वो सिकंदर लोधी का था, तो इसलिए सी आएगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, प्रेम को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है रीतिकालीन कवि की, प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। ये आपकी जो है ना पहले 2018 वाला पेपर था उसमें भी थी, मिलान में आई हुई थी। ये किसकी पंक्तियां हैं? ये बोधा आलम ठाकुर, ये हमारे रीतिकालीन कवि है, सारे घनानंद मतीराम, तो बोधा की पंक्ति है। ये कहता है कि प्रेम को रास्तो जो ना तलवार की धार के समान नुकीला है, जिस पे दौड़नो है, यानी कि यहाँ पर बोधा की पंक्तियां हैं ये। उसके बाद अगला देख लीजिए, शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन है? अब शिवराज भूषण, भूषण का मतलब क्या होता है? भूषण का मतलब अलंकार होता है, इससे याद रख लीजिए। शिवराज भूषण में अलंकार जो है, ये भी रीतिकालीन ग्रंथ है, और इसमें अलंकारों का जो है वो विवेचन किया गया है, अलंकारों के बारे में बताया गया है। क्योंकि जो रीतिकालीन ग्रंथ थे ना, ज्यादा लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। लक्षण ग्रंथ का मतलब वही है, काव्यांग निरूपण जो है ना अलंकार, और उनके बारे में, अलंकारों के बारे में ज्यादा बताया गया। तो इस प्रकार जो है ये अलंकार, शिवराज भूषण अलंकार का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। उसके बाद 26वां प्रश्न आ जाता है हमारा, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? यानी कि कुछ रचनाएं तो है, 3 तो जो सही दी गई है, और चौथी जो है वो सही नहीं है। 26वां प्रश्न हमारा। अब यहाँ पर काव्य निर्णय भिखारीदास का बिल्कुल ठीक है, रस रहस्य कुलपति मिश्र का है। ये सारी रचना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से इनको याद कर लो। रस रहस्य बहुत बार आती पेपर में, और इसके रचनाकार का नाम पूछा जाता है। रस रहस्य कुलपति मिश्र की है। रस विलास भी कई बार पूछ ली जाती है, जो चिंतामणि की है। रीतिकाल का प्रवर्तक जो है ना रामचंद्र शुक्ल जी, तो चिंतामणि को ही मानते हैं। तो इस प्रकार जो है ना ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि है। अब आती है चौथी, भाव विलास केशवदास की। ये गलत है, क्योंकि केशवदास की नहीं है, भाव विलास तो देव की रचना है। तो इस कारण हमारा डी ऑप्शन इसका उत्तर रहेगा। उसके बाद अगला देख लीजिए, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचयिता का नाम बताइए। यानी कि प्रबोध 50 किसने लिखा है? रामानंद ने, कबीर ने? कबीर ने तो कुछ भी नहीं लिखा। अगर मान लो आपके पास प्रश्न आ जाता है कबीर की रचना है, और उसमें उनकी कबीर की रचना दे दी और कोई नहीं है ये आगे, तो आप कोई नहीं करो, क्योंकि कबीर ने तो कुछ लिखा ही नहीं। कबीर की वाणियों का संग्रह है, अगर ये आ जाता है तो फिर आप बीजक करते हो, जिसके 3 भाग है, साखी, शबद और रैवनी। क्योंकि है ना कबीर ने लिखा तो कुछ नहीं है, कबीर ने तो गाया है, जो बाद में उनके शिष्य धर्मदास ने जो है वो इकट्ठा करके एक ग्रंथ में इकट्ठा किया, जिसके 3 पार्ट किए गए, साखी, शबद और रैवनी। तो इस प्रकार है ना, रामानंद जो है वो राम भक्त थे, जिनके 12 शिष्य थे, कबीर भी उनके एक शिष्यों में से एक है। तो उन्होंने भी लिखा है रामानंद जी ने, तो ओम जय जगदीश हरे जो हम आरती गाते हैं रामानंद जी की लिखी हुई है। अब यहाँ पर प्रबोध प्रकाशा ग्रंथ 50 ग्रंथ पूछा गया है, ये पद्माकर का है, रीतिकालीन कवि है पद्माकर, उन्होंने लिखा है, डी ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न जो है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? अब रीतिकाल के बहुत सारे नाम है, ये मैंने रीतिकाल वाली जो आपको पढ़ाया है उसमें बताया है कि रीतिकाल को किसने काल विभाजन की जब बात हुई थी। आप मेरे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हो, वहाँ जो पूरा डिटेल में मैंने चैप्टर पढ़ाया हुआ, वहाँ मैंने सारे कालों के बारे में बताया है कि किस काल को किसने क्या नाम दिया। तो रीति काल जो था सबसे विवादित काल था, इसके बहुत सारे नाम दिए अलग अलग लोगों ने, तो इसके अलग अलग नाम जो है ना किसने क्या क्या दिए, अब यहाँ पर जो दे रखे हैं उनकी तो मैं बात बता दूंगी आपको, इन्होंने क्या क्या नाम दिए। अब बात पूछी गई है अलंकृत काल की, पहले तो हम इसको ही देख ले, अलंकृत काल किसने नाम दिया। अब मिस्र बंधु जो थे, 3 भाई थे मिस्र बंधु, मिस्र बंधुओं ने रीति काल को नाम दिया अलंकृत काल, इसका उत्तर तो रहेगा ये। अब बात आती है रमा शुक्ल रसाल की, इन्होंने रीति काल को कहा, रीति काल को इन्होंने नाम दिया कला काल, रमा कला काल नाम दिया इन्होंने।
उसके बाद विश्वनाथ की बात आती है, आचार्य विश्वनाथ की। इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा? इन्होंने रीतिकाल को कहा श्रृंगार काल। फिर बात आती है रामचंद्र शुक्ल की। इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा? इन्होंने तो उत्तर मध्य काल कहा, या तो रीतिकाल कहा। यानी कि रीतिकाल भी दो नाम दिए थे रामचंद्र शुक्ल ने, और या इन्होंने दिया उत्तर मध्य काल। तो इस प्रकार जो है अलग अलग इन लोगों ने जो भी रीतिकाल को नाम दिया वो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। एक प्रश्न नहीं है मित्रों, ये 4 प्रश्न बन जाते हैं आपके, और अगर आप अच्छे से इसको करोगे तो 4 प्रश्न स्पष्ट हो जाते हैं एक प्रश्न के माध्यम से। तो देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हमारा 29वां प्रश्न क्या कहता है? 29वें प्रश्न में निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? देखिए एक बार, एक जो है ना, जैसे वो हम अंग्रेजी में कहते हैं कि एक ट्रेंड, यानी कि हिंदी में कहते हैं एक परिपाटी पर दौड़ने लग जाते हैं। जिस प्रकार मान लो हरिवंश राय बच्चन ने हलाहलवाद पे कविताएं लिखी, तो उस तरह के कवि बहुत सारे हुए और उन्होंने वैसी कला लिखनी शुरू कर दी, तो एक वाद ही हो गया हलाहलवाद। इसी प्रकार एक बार सतसई लेखन की परंपरा चली थी। 700 दोहों की जो न रचना होती थी उसको सतसई कहते थे, और सारे लिखने लग गए। बिहारी की सतसई सबसे जो है ना प्रमुख है, क्योंकि एक ही रचना है बिहारी की जिसमें 713 दोहे हैं, और बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है वो। तो उनकी तरह है बहुत सारे सभी कम से कम जो उस समय के रीतिकालीन कवि थे, सतसई का परंपरा चलाई उन्होंने। मतीराम ने लिखी, बिहारी ने भी लिखी, लेकिन वृंद ने भी लिखी। सेनापति ऐसे कवि थे जिन्होंने सतसई की रचना नहीं की। तो इसका ऑप्शन रहेगा हमारा बी, यानी कि सेनापति। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारा धन्य भारत भूमि सब रत्नन को उपजावनी। इस पंक्ति के लेखक आधुनिक काल में आ गए हैं हमें, और इस आधुनिक काल में जो है हमारे क्या है, जो भारत भूमि को समर्पित थे कुछ लोग, उन्होंने क्या किया कि धन्य भारत भूमि सब रत्ननी को उपजावनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये। किसकी है? बद्री नारायण प्रेमधन, चौधरी प्रेमधन की ये है, तो बी ऑप्शन आएगा इसका। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये तीनों जो है ये भारतेंदु कालीन है। मैथिली शरण गुप्त थोड़े से बाद के हैं उनके, यानी कि ये है द्विवेदी युगीन। तो इस प्रकार जो है ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचना है। चलिए जी, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? अब आप देखिए, जब भारतेंदु जी की बात आती है ना, हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं वो भारतेंदु जी की ऋणी रहेगी। भारतेंदु जी का समय ज्यादा नहीं था, 35 साल का समय, 50 में जन्मे थे और 85 में मृत्यु हो गई। लेकिन इस 35 अल्प काल में, इस 35 साल, यानी कि 35 साल तो पूरा ही जीवन था उनका। 5 साल की उम्र में उन्होंने कविता बोलना शुरू कर दिया था, 8 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया था, और शुरू में ब्रज भाषा के पक्षधर थे, बाद में खड़ी बोली के लिए बहुत कुछ किया इन्होंने। तो भारतेंदु जी ने सारी गद्य विधाएं दी, नाटक दिया हमें, उपन्यास का सुधार जो है उस समय हुआ, उसी समय यात्रा वृत्तांत लिखे गए, बहुत सारी चीजें, नई नई निबंध जो था उसी समय विकसित हुआ। ये सारी भारतेंदु के समय की है। तो यहाँ पर क्या है, यात्रा संबंधी कौन सी रचना है? गया यात्रा, इलाहाबाद की यात्रा, गंगा पार की यात्रा? नहीं जी, इसकी तो सरयू पार की यात्रा लिखी है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, और यात्रा वृत्तांत का जो है शुरुआत भी तभी से मानी जाती है। तो इस प्रकार ये हमारे 31%। चलो जी 32वें प्रश्न पे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपने 32वें प्रश्न को तो कर लेंगे, हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इस प्रश्न को तो पहले करवा रखा है मैंने। तो उम्मीद है कि आपने लाइक भी कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा, क्योंकि हमारा आज का टारगेट लगभग 200-250 लाइक होने चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करती हूँ साथियों, और उसके बाद भी लाइक में पता नहीं क्यों कंजूसी होती है। मुझे नहीं लगता है किसी भी वीडियो पे आपने 200-250 लाइक किए होंगे। लाइक तो करते ही नहीं हो। देखने वाले तो बहुत हैं, हमारे बंधु मित्र परीक्षार्थी, और कमेंट भी देते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हो मैडम, लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो इसलिए लाइक ज़रूर करो, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी हौसला बढ़ेगा, और फिर जल्दी जल्दी और फिर यूँ लगेगा हाँ अप्रिसिएशन मिल तो रही है भैया, हम कुछ कर रहे हैं तो इसका। नहीं तो यूँ लगता है कि ये मेहनत तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, पसंद ही नहीं आ रही है मेहनत। तो इस वीडियो सीरीज को सफल बनाना या असफल बनाना ये आपके हाथ में है। जितने अधिक लाइक उतने ज़्यादा प्रश्न जो है मैं उतने जोश से पूरी तरह डिस्क्राइब करके आपको करवा पाऊंगी, और एक प्रश्न नहीं, एक में 3-4 लगभग प्रश्न जो है आपके स्पष्ट होंगे यहाँ पे। तो इस बात का ध्यान दीजिए, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, अपने बंधुओं को औरों को भी भेजें ताकि उनका भी भला हो सके, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ पर समाज सेवा ही है।
और समाज सेवा क्या आपको अस्टेट पास करवाना है, हिंदी का कम से कम हमारे हरियाणा वासियों का या हमारे आसपास जो भी है उनका रिजल्ट सुधारना है भाई। तो हिंदी को ऐसे ही मत लो, हिंदी बहुत ही एक जो है ना अच्छी भाषा है, और हिंदी में इतना कुछ भरा पड़ा है कि हम उसको अगर देखें तो यूँ लगेगा कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, यानी कि बहुत कुछ करने के लिए है। तो जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम करें। चलिए अगला देखते हैं क्या है जी। तो लाइक और शेयर हो गया हमारा, उम्मीद है कि कर दिया होगा। ये जो प्रश्नोत्तर है हमारे जो दिल्ली की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली बोर्ड के तहत एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक है, केंद्रीय विद्यालय से संबंधित है, क्योंकि उनके पेपरों में आए हुए हैं। ये जो है ना दिल्ली बोर्ड के पेपरों में आए हुए हैं, केंद्रीय विद्यालय में आए हुए हैं, उसी से सीरीज बनाई है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, कई बार कोई प्रश्न रिपीट भी हो जाता है, और बार बार रिपीट होते हैं ये प्रश्नोत्तर, क्योंकि जो एग्जामिनर पेपर बनाता है उसकी मानसिकता, हम भी पेपर बनाते हैं, सेट करते हैं पेपर, तो मानसिकता तो वही रहती है जिसको हम अच्छा मानते हैं, जिसको हम सारगर्भित मानते हैं, इस प्रकार के प्रश्न देते हैं। तो इसमें जो है आप ध्यान रखें कि ये पेपर बार बार पेपरों में आते हैं, तो इनको हम अच्छे से करें। अगला 32वां प्रश्न आता है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको बोर नहीं करूंगी, जल्दी से आगे देखते हैं। 32वां प्रश्न है, तदीय समाज में किसका संबंध था? ये हमने पढ़ा था, मैंने भारतेंदु जब आपको पढ़ाया था तब तदीय समाज से संबंध था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। उसके बाद है रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है भी, या तो रचना आ जाती है और ये पूछ लिया जाता है किसकी है, या ये पूछ लिया जाता है कि ये किस विधा के अंतर्गत है। बहुत बार आती है पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधते हैं तो क्या होता है, हम उड़ने लग जाते हैं। उड़ते कब है, जब इधर उधर जाते हैं, तो इसलिए यात्रा वृत्तांत है, ये तो ऐसे याद रहेगा आपको। अब रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है ये, तो सी आ जाएगा इसका ऑप्शन। उसके बाद अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा, यानी कि 34वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है? 3 रचनाएं तो उन्हीं की है और एक रचना है ऐसी जो उसकी नहीं है। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी की, ठीक है। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है दोस्तों ये सारी, जो जितनी भी यहाँ दी गई है। हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे की है। और रसवंती जो है वो ये यहाँ पर ऑप्शन 34वें का गलत दिया हुआ है। रसवंती श्री रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यहाँ पर दिया हुआ है हमारा सियाराम शरण गुप्त, तो ये सही नहीं है, यानी कि डी आएगा इसका उत्तर, ठीक है। उसके बाद अब आप यहाँ ये भी याद कर लो, रसवंती रचना किसकी है? श्री रामधारी सिंह दिनकर की। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है। अपने अधिकारों के बारे में सचेत किया है, किसने किया है? हमारे राष्ट्रीय कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने किया है, तो इसका बी ऑप्शन रहेगा, यानी कि ये बी आ जाएगा इसका। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए, 36वां, भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था, जिसको अंग्रेजी सरकार ने बाद में जब्त कर लिया था, क्योंकि ये देशभक्ति से ओतप्रोत एक रचना थी, तो इसका प्रकाशन 1912 में हुआ था। उसके बाद अगला देखिए हमारा, संपत्ति शास्त्र के लेखक का नाम बताइए। हमारे बहुत बड़े जो है ना साहित्यकार हुए हैं, जिन्होंने हिंदी भाषा को समृद्ध करने में लगभग 17 वर्ष जो है सरस्वती जैसी पत्रिका में काम किया। उन्होंने संपत्ति शास्त्र लिखा है, बहुत ही चर्चित रचना रही है इनकी संपत्ति शास्त्र, और इनका नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि ए ऑप्शन रहेगा इसका। उसके बाद अगला देख लीजिए 38वां प्रश्न, ये क्या कहता है, साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? अब यहाँ पर साकेत महाकाव्य अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ध्यान होगा किस पे है साकेत। वैसे तो साकेत नगरी जो है अयोध्या को कहा गया है और रामायण पर आधारित है, लेकिन इसमें हमारे जो कवि है मैथिली शरण गुप्त जी, उन्होंने क्या है उर्मिला के जो वियोग है उसको सबसे ज्यादा उठाया है, और 9वें खंड में इसके जो है उन्होंने इसको उठाया है। 9वां ये जो खंड है इसका वो सबसे ज्यादा मार्मिक है, क्योंकि उसमें उर्मिला की, देखिए लक्ष्मण जी जो थे वो कहाँ चले गए थे, वो तो चले गए थे राम के साथ। अब सीता के दुख के बारे में सारे जानते हैं, लेकिन जो उर्मिला का दुख था भाई, उसका पति वहां चला गया और उसने वहां पे पीछे किस प्रकार 14 वर्ष बिताए थे उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा है। और वो सबसे ज्यादा मार्मिक जो प्रसंग है वो 9वां इसका खंड है, जिसमें उर्मिला के विरह का वर्णन बहुत
जो है ना उच्च श्रेणी का किया गया है। तो आगे देख लीजिए अगला हमारा 39वां प्रश्न क्या कहता है, निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे। यानी कि एक पत्रिका इसमें ऐसी है या पत्र ऐसा है जिसका संपादन उन्होंने नहीं किया, बाकी तीनों का किया था। अब आपके 4 प्रश्न देखें यहाँ पर किस किस प्रकार कवर होते हैं। या तो ये सारे पत्र पत्रिकाएं आ जाए जिनमें पूछ लिया इसका संपादन किसने किया था, तो सुधा, समन्वय और मतवाला आता है तो आप निराला लिख सकते हो, इनका संपादन किया था। इंदु जो पत्रिका थी उनका उसका संपादक उन्होंने नहीं किया था, तो यहाँ पर नहीं पूछा है तो हमारा आएगा बी। उसके बाद है कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है। अब कामायनी जो है एक महाकाव्य है और प्रतीकात्मक ग्रंथ है। इस कामायनी में जो है ना 15 खंड है इसके कामायनी के। इन 15 खंडों में जो है क्या दिया गया है कि अलग अलग जो है ना मनु की अलग अलग दशा का वर्णन है, और वो दशाएं जो है वो आपके हमारे जो एमए का सिलेबस था उसमें भी इसके 3-4 जो है वो सर्ग लगे हुए थे जो हमने पढ़े थे। वो मनु के साथ जो जो चीजें आती है वो अलग अलग चीजों का प्रतीक है। अब यहाँ पूछा है श्रद्धा किसका प्रतीक है। श्रद्धा यहाँ पे जो ना प्रतीकात्मक रूप में 2-2 नाम है इनके, यानी कि 2-2 से अभिप्राय इसका अलग प्रतीकात्मक रूप में भी प्रयोग है और वैसे भी है। क्या है देखिए, तन का, मन का, हृदय का और बुद्धि का। अब श्रद्धा किसका प्रतीक है, 40वां जो है श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। हृदय किससे जुड़ा हुआ है, हृदय प्रेम से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हृदय के साथ साथ यदि प्रेम आ जाए तो भी श्रद्धा आएगी और हृदय आ जाता है तो भी श्रद्धा आएगी। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा हमारा क्या भला, इसका उत्तर रहेगा सी, यानी कि हृदय का। और हृदय की जगह यहाँ पर अगर आ जाता प्रेम, क्योंकि प्रेम का संबंध हृदय से है तो भी श्रद्धा ही आती। इसी प्रकार मनु जो है वो किसका प्रतीक है, मनु मन का, यानी कि मानव का प्रतीक है मनु। ठीक है, मनु है ये। और उसके अलावा जो है ईडा जो थी इसमें बुद्धि का प्रतीक जो है वो क्या है, ईडा है। तो ये इस प्रकार से जो है ना हमें देखना है यहाँ पे। तो किस किस का प्रतीक है, कामायनी एक बहुत बड़ा प्रसाद जी का महाकाव्य है जो उनका जो है छायावाद के उत्तरार्ध में लिखा हुआ काव्य है। उसके बाद 41वां प्रश्न है हमारा, हिंदी में स्वच्छंदवाद का कवि कौन कहा जाता है। अब स्वच्छंदवाद के जो है 3-4 कवियों के नाम प्रारंभिक पंक्ति में आते हैं, तो यहाँ पर जो दिए गए हैं उनमें से श्रीधर पाठक जो है उनके प्रथम श्रेणी के प्रथम पंक्ति के कवि है, तो यहाँ पर सी नाम आएगा। स्वच्छंदवाद जब छायावाद चल रहा था उन्हीं दिनों में एक स्वच्छंदवाद भी चल रहा था, जो उससे स्वतंत्र थे उनको स्वच्छंदवादी कहा गया, तो श्रीधर पाठक का नाम है उसमें। बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है दोस्तों, बहुत सारे पेपरों में मिलती है आपको ये पंक्ति। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, एमए का सिलेबस पढ़ा था वहाँ आपको अगर याद हो तो चंद्रगुप्त नाटक किसका, प्रसाद का, और उसमें ये पंक्ति थी अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ये देशभक्ति का पूरा गीत है उसमें एक दिया गया है, और ये किसके द्वारा गुआया है प्रसाद जी ने, कार्नेलिया उसकी एक पात्र है जिसके द्वारा उन्होंने ये गीत गुआया है। यानी कि सी जो है ये किसने कहा है, कार्नेलिया ने गाया है गीत, यानी कि सी उत्तर रहेगा इसका। उसके बाद छायावाद को स्थूल के प्रति बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। आप अगर पिछले पेपर उठा के देखोगे तो आपको कम से कम 60% पेपरों में मिलेगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये जो है किसने कहा, डॉक्टर नगेंद्र, हाँ ये आ गया हमारा, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, ये इसका डी ऑप्शन रहेगा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र की परिभाषा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये नेट के पेपरों में भी कई बार पूछी जाती है और सामान्य पेपरों में भी। अब देखिए हमारी थोड़ी सी वही +1 का भी आ गया इसमें थोड़ा। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता, +1 की है साय में धूप, यानी कि न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। तो कहता है कि जिस देश में जो न यहाँ वृक्षों के साय में धूप लगती है, चलो चलो यहाँ से चले कहीं उम्र भर के लिए, इस प्रकार की पंक्ति है। और क्रांतिकारी कवि जो है हमारे आधुनिक काव्य धारा के वो है दुष्यंत कुमार जी, जिनकी ये गजल है और साय में धूप। ठीक है, बी गजल है ये साय में धूप। उसके बाद अगला है साखी किस कवि का काव्य संग्रह, साखी नाम से ही काव्य संग्रह है। 45वां प्रश्न हमारा, साखी के रचयिता का नाम देख लेते हैं हम, क्या है सारे ऑप्शन निकालते हैं इनके। इनका नाम जो है साखी किसकी रचना है, यानी कि विजय देव नारायण शाही की, आधुनिक समय के कवि है विजय देव नारायण शाही, जिनकी रचना है साखी नाम से। अगला है हम विस्मय, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है पेपरों में। हम विस्मय जन्म के इस काव्य कृति के रचनाकार का नाम बताइए। बालकृष्ण
बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने जो है ना इस प्रकार की बहुत सारी रचनाएं लिखी है। एक इसी में एक कविता है उनकी, कभी कोई ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, हाहाकार रण में मच जाए, कभी कोई ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। इस प्रकार की बहुत सारी कविताएं 10वीं के सिलेबस में हमारे बालकृष्ण शर्मा नवीन है, उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है। जो हमारे एनसीईआरटी के हैं उनको तो छोड़ना ही नहीं है। तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है हमारा, देखिए अगले प्रश्न पर बढ़े उससे पहले मैं एक बात फिर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल आपसे ये चाहूँगी आपकी ओपिनियन कि क्या हमें इस प्रकार के प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए या नहीं। आपकी ओपिनियन कैसी रहेगी उसी के आधार पर मेरी अगली वीडियो आएगी। अगर आपका जो है ना रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहता है तो मैं इस पर मेहनत करूँगी, अन्यथा मुझे लगेगा कि इसका शायद आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो ये आपके जो है ना लाभ का सौदा होना चाहिए, ना कि हम यूँ देखें कि चलो जी हमें तो करवाना ही करके डाल दे। तो आप इसका ध्यान रखना क्योंकि ये आपकी ओपिनियन पे निर्भर करता है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना के रचनाकार का नाम सही नहीं है। यानी कि एक रचनाकार ऐसा है जो गलत है। यहाँ पर फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की है, बिल्कुल है। उस जनपद का कवि हूँ त्रिलोचन शास्त्री की है, ये भी 11वीं 12वीं में है, ये हमारे दोनों कवि। सीढ़ियों पर धूप शमशेर बहादुर की नहीं है, सीढ़ियों पर धूप। 47वां प्रश्न हमारा, सीढ़ियों पर धूप जो है ये भी रचना है +2 में, और ये है हमारी रघुवीर सहाय की। यानी कि रघुवीर सहाय इसके लेखक शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका रहेगा 47वें प्रश्न का सी ऑप्शन। उसके बाद आगे देखिए 48वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, सूरदास किस उपन्यास का चर्चित पात्र है। हमारे प्रेमचंद जी ने 11.5 उपन्यास लिखे। 11.5 इसलिए कि 11 तो पूरे थे और 12वां मंगलसूत्र अधूरा रह गया था, उनकी मृत्यु हो गई इस दौरान। अब सूरदास इनका जो है ना अंतिम प्रौढ़ उपन्यास जिसको माना जाता है वो है गोदान। गोदान में उसके पात्र धनिया, गोबर, हीरा, होरी, इस प्रकार आपको याद होंगे, सोना जो है ना, जुनिया, जुनिया, दुनिया, ये इस प्रकार के पात्र थे उसके। और जो है ना प्रेमचंद जी के उपन्यासों के पात्रों के नाम गुदड़, सूरदास, इस प्रकार के नाम बहुत है उनके पात्रों के। तो ये एक रंग भूमि उनका उपन्यास है, चर्चित उपन्यास है, जिसका पात्र जो है सूरदास उस रंग भूमि का पात्र है। ठीक है, सारे ये उपन्यास हमारे प्रेमचंद जी के ही है जिनका वर्णन यहाँ पे किया है। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न है हमारा 49वां, झीनी झीनी बीनी चदरिया किस उपन्यास की कृति है। ये भी कई बार पूछी जाती है, यानी कि किस उपन्यासकार की है। राही मासूम रज्जा की नहीं है, असगर वजाहत की भी नहीं है, मुद्रा राक्षस की भी नहीं है। मुद्रा राक्षस की रचनाएं भी पेपरों में कई बार पूछी जाती है। इनके जो लेखक है झीनी झीनी बीनी चदरिया, अब्दुल बिस्मिल्लाह जी की ये रचना है हमारी। तो बी ऑप्शन रहेगा इसका। तो इस प्रकार हमारे जो है 49 प्रश्न हो चुके हैं, हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। और अंतिम प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपरों में आता है ये। कई बार अंजो दीदी किस विधा की रचना है। अब अंजो दीदी जो है वो क्या है, यह एक नाटक है, बी आएगा। अंजो दीदी क्या है, नाटक है। और कई बार इसके लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, अंजो दीदी के लेखक का नाम बताइए। अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, यानी कि उपेंद्र नाथ जी ने इसको लिखा है। तो इस प्रकार दोस्तों, साथियों, परीक्षार्थियों, भावी अध्यापकों, ये हमारे 50 प्रश्न की सीरीज पूरी हुई। उम्मीद है आपसे इसको बहुत फ़ायदा होगा और आप इसकी तरफ ध्यान दोगे। लाइक करना कभी नहीं भूलोगे और शेयर करना तो नींद में भी नहीं भूलोगे, अवश्य करोगे। और उम्मीद है कि अच्छे शेयर लाइक इस पे आएंगे वीडियो पे ज़रूर। जितने तन मन धन से मैंने बनाई है उतने तन मन धन से आप देखोगे। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और अपने प्रश्नोत्तर करने के लिए। और